नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ उमादित्य द्विवेदी और इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ तीन खास मेहमान हैं। वो आपको बता दें वो भी क्योंकि आज तीसरा चरण पूरा हो चुका है। उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है वो 7 चरणों में होना है और ऐसे में तीसरा चरण यानी कि 16 जिलों की 59 सीटों पर आज वोट डाले गए हैं। 627 प्रत्याशियों की किस्मत जो है वो ईवीएम में कैद हो गई है और फैसला 10 तारीख को आएगा। सवाल कई है कि आखिरकार जब जो वोटर है, मतदाता है, वो अपने घरों से जब निकला तो वो क्या सोचकर निकला, किन मुद्दों पर जाकर उसने वोट डाला और किस पार्टी को उसने वोट डाला, ये सबसे अहम है। क्योंकि बुंदेलखंड और साथ ही साथ अगर बात की जाए पश्चिम उत्तर प्रदेश और अवध की सीटें थी यहां पर। ऐसे में बीजेपी का यह गढ़ माना जाता है अवध बुंदेलखंड। बीजेपी ने बहुत अच्छा आपको बताएं परफॉर्मेंस दिया था 2017 में। अगर बात 2017 की कर ली जाए और 2022 आते आते 59 सीटों में 49 सीटें बीजेपी को मिली थी, यानी कि बहुत अच्छा खेली थी बीजेपी और बहुत अच्छी सीटें उसने तीसरे चरण की इन विधानसभा में ली थी और 8 सीटें मात्र समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी। 1 सीट कांग्रेस को मिली थी और 1 ही सीट बसपा को मिली थी। ऐसे में समाजवादी पार्टी अपने 2012 का जो उसका जिस तरीके का प्रदर्शन था उसे दोहराना चाहेगी, लेकिन उत्तर प्रदेश में बीजेपी जिस तरीके से काबिज हुई है, उसने सियासी सेंधमारी की है, वो फिर से उन 49 सीटों के साथ साथ आगे और बढ़त बनाना चाहेगी। ऐसे में तमाम दल के नेता हमारे साथ हैं। हमारे साथ एक पूरा पैनल है। हमारे साथ जावेद जमील है समाजवादी पार्टी से, हमारे साथ आपको बता दें तुफैल अहमद है कांग्रेस से, राघव द्विवेदी हैं बीजेपी से। और ऐसे में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त 6 बजे से ज्यादा का वक्त हो गया है और ऐसे में अब जो भी वोटर्स अगर वो मतदान स्थल के अंदर है और गेट बंद हो गया है वही वोट डाल पा रहे होंगे, लेकिन जो अभी तक की जानकारी थी 6 बजे के बाद की वो ये थी लगभग 57.44% वोटिंग हो चुकी है तीसरे चरण में। अभी औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, यानी कि वो थोड़ी देर बाद होगा तब मालूम चलेगा। मैं सीधा रुख करूंगा तुफैल अहमद साहब का। तुफैल जी, आपकी महासचिव और उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी ने वाकई में बहुत मेहनत की और कर रही हैं लगातार। लड़की हूं, लड़ सकती हूं। क्या लग रहा है इस बार जब वोटर घर से निकला है, क्या वो कांग्रेस पार्टी से कहीं प्रभावित दिख रहा है? तीसरे चरण में आप क्या कुछ आप देखते हैं, क्या कुछ तस्वीर बदल सकती है या फिर वही पुरानी? बिल्कुल आपने जो कहा आदित्य जी, सबसे बड़ी चीज ये है कि देखिए जो बीजेपी ने वादे किए, ये चुनाव जो तीसरा चरण चुनाव है उसमें आप देखेंगे कि 2 चरणों में बीजेपी पूरी तरह से हार रही, जो सर्वे आ रहे हैं। और देश की जनता और खासकर उत्तर प्रदेश की जनता झूठ और जो नफरत की राजनीति से ऊब चुकी है। विकास यहां पर हुआ नहीं। आपने भी जिक्र किया प्रियंका गांधी जी ने, लगातार आप देख रही हैं कि इनके कुशासन से प्रियंका जी लगातार लौटी रही और किस तरह से हमारी बेटियों पर बीजेपी सरकार ने अत्याचार किया, किस तरह युवाओं पर अत्याचार किया। आपने देखा कि किस तरह युवाओं पर लाठीचार्ज हुआ, नौकरियां मांगी, उन पर लाठियां बरसाई गई, उनको गिरा गिरा कर मारा गया, उनको जेलों में डाला गया। क्या ये यूपी की जनता देख नहीं रही है, युवा देख नहीं रहा? प्रियंका जी ने कहा कि 40% महिलाओं को हम टिकट देंगे। आपने देखा कि हमारे मैनिफेस्टो में प्रियंका जी ने 40% टिकट दिए, वो वादा पूरा किया। महिला सशक्तिकरण के लिए प्रियंका जी ने जो वादे किए वो सामने जब हमारी सरकार बनेगी वो पूरे होंगे। आपने देखा पूरी उत्तर प्रदेश की जनता इस कुशासन से छुटकारा पाना चाहती है। देश, ये उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है, आप ये देखिएगा, ये जो चुनाव रिजल्ट आएगा ये देश में अमन और शांति के लिए संदेश जाएगा। और बीजेपी की जो तीन दौर का जो मतदान है जो हो रहा है, इस बीजेपी को कहीं ना कहीं संदेश चला गया है कि बुरी तरह से हार है। अभी आपने जिक्र किया कि 59 में 49 सीटें बीजेपी ने जीती थी, लेकिन हम बताना चाहते हैं आपकी तस्वीर का रुख बिल्कुल बदला हुआ है। आप देख रहे हैं कांग्रेस बहुत अच्छा प्रदर्शन करने जा रही है और हमारी प्रियंका गांधी जी ने मेहनत की है, निश्चित तौर पर उस मेहनत का फल हम लोग मिलने जा रहा है। और प्रदेश की जनता यहां पर एक सुखद परिवर्तन उत्तर प्रदेश के अंदर करने जा रही है, उसने मन बना लिया है। क्योंकि सिर्फ झूठ, नौकरी के नाम पर झूठ, युवाओं से झूठ, महिलाओं के वादों पर झूठ। और मैं कभी कहना चाहता हूं कि 5 साल आपकी केंद्र में सरकार है, 5 साल में आप भी एक भी उत्तर प्रदेश में बड़ा उद्योग नहीं ला पाए। कोई भी एक बड़ा उद्योग उत्तर प्रदेश बताइए कि जो उत्तर प्रदेश में आया हो और युवाओं को नौकरी मिली हो।
युवाओं पर लाखों रुपए का आपने फीस जमा करा ली, उसके फॉर्म भरवा लिए, लेकिन नौकरी नहीं दी। तुफैल जी कि हमने लाखों करोड़ का निवेश पाया है यहाँ पर, जिस तरीके से भय मुक्त यहाँ पर वातावरण है, अपराधी बाहर हैं, गुंडे प्रदेश छोड़ चुके हैं, या कुल मिलाकर के अब अगर प्रदेश से गुंडे अगर जा चुके होते तो ये भाजपा के जो गुंडे पूरे प्रदेश के अंदर, आज भी देखा कि एक प्रत्याशी गुंडई कर रहा था यहाँ आरनगर के अंदर, आपने देखा जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा के लोगों ने गुंडागर्दी करी, उन्होंने तो सपा को सरकार के पीछे छोड़ दिया था। जो लोग ये बदनाम करते थे सपा को, वो तो उनके पीछे बहुत मीलों पीछे छूट गए। आप देखिए कहीं ना कहीं जो बीजेपी में शामिल हुआ गुंडा, जो अपराधी बीजेपी में शामिल हुआ, वो शरीफ हो गया। आपने देखा गंगा नहाली और खुद बाबा, खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, देखिए जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री इस तरह से भाषण कर रहा हो उत्तर प्रदेश के अंदर कि मैं 10 तारीख के बाद गर्मी निकाल दूंगा, तो उस पार्टी जब उसका मुखिया इस तरह की भाषा बोल रहा हो तो उसके कार्यकर्ता, उसके नेता किस तरह से भाषा बोले। उत्तर प्रदेश के अंदर महिलाओं के रात में लाशें जला दी जाती है, बेटियों के आधी रात में लाशें जला दी गई। आपने बताइए यहाँ के अंदर उन्नाव रेप पीड़िता के साथ आपने कौन सा व्यवहार किया? जवाब ले लेते हैं, मेरी बात सुन लीजिए। पहली बात तो आपको बता दो, जो आपने कहा बेटियों पर अत्याचार, कल रात में इटावा बकेवर के बीच जो एक समय आतंक का पर्याय कहा जाता था, चंबल की घाटी गुंडों का गढ़ कहा जाता था समाजवादी पार्टी की सरकार में, ठीक है, वहां पर रात में 2 बजे महिलाएं और बालिकाएं एक बारात में भयमुक्त वातावरण में डांस कर रही थी। डांस कर रही थी, आप डांस देख रहे हैं। एक मसला उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह से आपके बीजेपी के विधायकों ने महिलाओं के साथ बलात्कार किया, आपका जो है क्या कहते हैं गुंडाओं का विधायक क्या था? आप बताइए आपका चिन्मय स्वामी क्या था जिसको आपने जलन दिला दी? आप बेटियों की सुरक्षा की बात करते हो। महिलाओं से पूछा, हमने कहा अब आज उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में सरकार काम कर रही है, आप इतनी रात में किस तरह का माहौल का अनुभव कर रही है? उन्होंने साफ कहा कि योगी जी के नेतृत्व में हम भयमुक्त वातावरण का अनुभव कर रहे हैं और अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ये वही दावा है। आप बताइए हमारे कल्याणपुर में बात कर रहे हैं 10 मंजिल बिल्डिंग से लड़की फेंक दी जाती है। तो फैल जी आपको पूरा मौका आप बताइए, रखिएगा। आपको मैं बताना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, बताइए कौन सा एक भी बेदाग मुख्यमंत्री, बताइए कौन सा एक मुकदमा किसी कोर्ट में लंबे उनके खिलाफ उनके 39 मुकदमे गन्ना से लेकर राजनीतिक मुकदमे लेंगे, मुख्यमंत्री ने अपने 39 मुकदमे खुद वापस ले लिए। आपका मुख्यमंत्री खुद 11 मुकदमे में वांछित था। वो सारे राजनीतिक मुकदमे कौन सा सारे सबके पास राजनीतिक मुकदमे तो है, कौन सा आपका दंगाई, आपका कहते हो राजनीतिक दंगाई हो जाता है। आपका 39 आपके ऊपर 39 हत्या से लेकर और बलवे से लेकर दंगे फैलाने तक आपके मुख्यमंत्री को शामिल करना पड़ेगा। यहाँ रावत जी अपनी बात पूरी कीजिए। आपके रावत बाड्डा जी के ऊपर संपत्ति का अरे जेल भेजो ना, जेल भेजो। तुम्हारे में तो दूसरी सरकार आई, क्यों जेल भेजते हो? तुम्हारे हिम्मत नहीं है। 2 शब्द की बात हमारी, आपकी सरकार के अंदर कोई पहुंच नहीं है। हम तो कहते हैं कि अगर आपकी सरकार इतनी ट्रांसपेरेंसी है तो भेजिए रावत बाड्डा जी को, दूसरे को कहने नहीं देंगे। अरे आप भेजिए ना, आपने रावत बाड्डा बुलाए, रावत बेटे को जेल भेजिए। ऐसे नहीं चलेगा। सुनिए आप, रुक जाइए। आपका देश आज आजाद होने के 75 वर्ष पूर्ण कर रहा भारत, सबसे ज्यादा केंद्र में आपकी सरकार रही। आप मुझे बताइए आपने कितने रोजगार दिए युवाओं को? अरे भैया अगर रोजगार न दिए होते तो आज देश का जो हमारी समृद्ध दुनिया बना हुआ सबसे ज्यादा कांग्रेस ने बनाया, आपने बेच दिया सब। जो देश ने जो कांग्रेस ने बनाया तुमने 7 साल में सब बेच दिया। तुफैल जी रुकना पड़ेगा आपको। जावेद जमील जी आपका रुक करूंगा। आज जब ये 16 जिलों की जो जनता है जब निकली होगी 59 सीटों पे वोट डालने के लिए, क्या कुछ मुद्दे रहे होंगे आपके अनुसार, अगर आपकी बात की जाए जावेद जमील जी? क्योंकि आपकी पार्टी के नेता कहते हैं कि 2 चरण जो बीते हैं उसमें हम 100 से पार हैं और तीसरे चरण में भी बीजेपी को हम करारी शिकस्त दे रहे हैं। और एक चीज और वो कहते नजर आते हैं कि बीजेपी की भाप निकल गई। देखिए अभी जो पिछले 2 चरण में चुनाव हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, आपने देखा होगा जिस तरीके के समाजवादी पार्टी के पक्ष में लोगों ने मतदान किया, चाहे वो किसानों का मामला रहा हो, चाहे भी कोई रीजन रहा हो, लेकिन बढ़ चढ़ के इस तरीके से मतदान किया कि लगभग हम समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं वो मान रहे हैं कि लगभग 100 सीटों के आसपास हमारी वहां से आने वाली है।
आज तीसरे चरण का हाँ। मतदान था। हाँ। तीसरे चरण का मतदान आज पूरा हो गया है। हाँ। और अभी आप ही ने हमें एक आंकड़ा बताया, अभी हम लोगों के पास वो आंकड़े नहीं है, क्योंकि अभी सारी लेखा जोखा अभी हमारे पास नहीं आया। हर जी। बूथों की जो भी जिम्मेदारी थी, उस एक पर्टिकुलर बूथ की तो जिम्मेदारी हम बता सकते हैं, हाँ, बाकी बूथों की बिल्कुल। अभी डेटा हमारे पास अभी नहीं औपचारिक आया। घोषणा नहीं, अभी औपचारिक कोई औपचारिक जानकारी नहीं। लगभग ठीक बात। लगभग आपने बताया कि 57-58% क्या बता रहे, लगभग 60 मान लेते हैं अभी मोटा मोटा। ये 60% मतदान इस बात का पूरी तरीके से सबूत है कि भारतीय जनता पार्टी से मौजूदा टाइम की जो जनता है उसने पूरी तरीके से अपना मुंह मोड़ लिया है। उसका बहुत बड़ा कारण है, एक कारण नहीं कई कारण है, क्योंकि मुद्दे देखिए जावेद जमीन जी, मैं मुद्दों की बात करूंगा। कौन से ऐसे मुद्दे थे जिस पे आज वोट डाला होगा? आपको क्या लग रहा है, क्या आपकी बात मान ली है जनता ने? क्या जनता अब सिर्फ और सिर्फ जिस तरीके से अखिलेश यादव जी बीजेपी पर कटाक्ष कर रहे हैं, तीखे वार कर रहे हैं, ऐसे में बिल्कुल क्या आपके पक्ष में वोट जाता हुआ नजर आ रहा है? देखिए तीसरे चरण का? जनता ने, देखिए अखिलेश यादव जी का जहां तक सवाल है, हाँ। वो एक बहुत सभ्य और शालीन व्यक्ति है। कभी भी उनका भाषण इस तरीके का नहीं होगा कि 10 मार्च के बाद हम देख लेंगे, हम बुलडोजर चला देंगे, हम तमंचावादी, इस तरीके की भाषा शैली उनकी किसी भी एक भी उनकी डिबेट, एक भी प्रोग्राम ऐसा दिखा दी जिसमें उन्होंने इस तरीके की भाषा शैली की। एक शालीन व्यक्ति है और उन्होंने हमेशा समाजवादी पार्टी ने विकास की बात करी। हम लोग हमेशा चुनाव में विकास को लेकर गए और भारतीय जनता पार्टी जो है उसने हमेशा धर्म का सहारा लिया। ये कहीं ढकी छुपी बात नहीं, आप कहीं भी देख लीजिएगा, किसी भी डिबेट में इनका कोई भी वक्ता बिना धर्म के आधार के ऊपर अपनी धर्म के बात के अलावा कोई बात उसकी स्टार्ट ही नहीं हो सकती। हाँ। जबकि हम लोगों ने 300 यूनिट बिजली फ्री की बात की, हमने तरह तरह की सुविधाएं देने की बात की, हमने पेंशन देने की बात की, हमने कन्याधन देने की बात की, हमने लैपटॉप देने की बात की। बीजेपी भी यही बात कर रही है, यही बात कांग्रेस भी कर रही है। देखिए बीजेपी ये बात कर रही है आपकी, बिल्कुल ठीक है, उनका भी मैनिफेस्टो कुछ ऐसा ही है। लेकिन पिछले 2017 से लेकर 2022 तक आपने क्या किया? आप उस मैनिफेस्टो पे जाइए तो आप उसकी सूची देखिए, कितने वादे आपने पूरे किए। इन सारी चीजों का बदला लिया। चलिए मैं मान लेता हूं बीजेपी ने किया है नहीं किया, वो अलग। तीसरा चरण 2012 से 17 में आपने किया, तो आखिरकार 2017 में बीजेपी ने जनता ने आपको नकार। देखिए लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। हमने काम तो कहीं ना कहीं कमी रह गई ना। देखिए फिर मैं आपको बता रहा हूँ ना, जरूरी नहीं है कि काम से ही आपको वोट मिले। पिछली बार जो जनता थी उसने अपना मूड दूसरे तरीके से किसी और विजन पे बनाया, धर्म के नाम पे या किसी भी नाम पे। उसने हमारा काम हमारा नहीं पसंद आया, ठीक है, हमने लेकिन लगातार जनता की बात उठाने का संघर्ष किया। पिछले 2017 से लेकर 22 तक समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सड़कों पर संघर्ष करता रहा, जिसका नतीजा यह कि 2022 का जो चुनाव आया उसमें पहले ही 2 चरण में भाजपा को ऐसी आंधी मिली कि उनके जो जितने नतीजे आए नहीं, आप ओवर कॉन्फिडेंस नजर आए। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, देखिए ऐसा होता है ना कि पूत के पाव जो है वो पालने में नजर आते हैं। आपने एक मिसाल सुनी हाँ, सुनी। कहीं ना कहीं आप देखिए लोगों की हवा, आप तो पत्रकारिता जगत से आते हैं, आपके पास जितना मटेरियल होता है शायद हम लोगों के पास भी उतना मटेरियल नहीं होता है। आपको कहीं ना कहीं से पता चल रहा है, हर जगह से मालूम हो रहा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार पूर्ण रूप से आ रही है और हमें भी पूरे तरीके से विश्वास है। जिस तरीके का हम लोग क्षेत्र में जा रहे हैं, जनता के बीच हमें सहयोग मिल रहा है और आदमी पुरानी गलती को अपनी दोहरा रहा है कि इस बार कोई भी चूक नहीं होगी, वो हमें इस पूरी तरीके से मजबूती दे रहा है कि हम 2022 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। ठीक है, मैं राघव के पास जाऊं उससे पहले मैं 2 चीजें क्लियर कर दूं। आपने कहा बहुत ही सरल स्वभाव के अखिलेश यादव जी, ये भैया अखिलेश यादव हैं जो कहते हैं कि उन पुलिस वालों की सूची हमने बना ली है, बस हमें सत्ता में आने दीजिए। उन पत्रकारों की जो ईमानदार पत्रकार है हमने उनकी सूची बना ली है, बस हमें सत्ता में आने दीजिए। और साथ ही साथ कहते हैं हमने उनकी भी सूची बना ली, उन बीजेपी वालों की जिन्होंने समाजवादी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं से कुछ भी कहा है, उनसे बात की जाएगी, उनको जवाब मिलेगा, विथ इंटरेस्ट मिलेगा। सरल स्वभाव तो ही नहीं है, देखिए मानना पड़ेगा। बिल्कुल सरल स्वभाव है। हाँ। देखिए आप अगर किसी भी पद के ऊपर रहते हैं तो आपका दायित्व ये होता है कि आप उसके ऊपर ईमानदारी से काम करें। बात समझिए, सवाल किसी व्यक्ति के ऊपर जब उठते हैं जब वो अपनी लीक से हट के काम करने लगता है। बात समझिए, आप सूची के ऊपर ना जाइए, हम आपकी बात का जवाब ही दे रहे हैं। जब आप लीक से हट के बात करेंगे, हमें किसी जगह पे अगर रखा गया और मेरा काम ईमानदारी से काम करना है, अगर हम उस लीक से हट के काम करेंगे तो बिल्कुल बात है हमारे ऊपर आवाज भी उठेगी और हमसे सवाल भी होंगे। उसी तरीके का ये मामला है, इसमें बहुत ज्यादा विचार करने की बात नहीं। और हम लोग समाजवादी लोग हैं, हम लोग। ठीक है जावेद जी, तभी मैंने आपका पक्ष जानने की कोशिश की। राघव आपका रुख करूं, अगर समाजवादी पार्टी अब आप पर इतनी हमलावर होती हुई क्यों नजर आती है? क्या कहीं से उसको ऐसा लग रहा है कि नहीं हमलावर होंगे तभी जो वोटर से वो खींचेगा, अट्रैक्ट कर सकते हैं, या असल मुद्दों की बात भी समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं करती नजर आती है? आप भी असल मुद्दों की बात से कभी पीछे हट जाते हैं, कभी करते हुए नजर आते हैं। ऐसे में तीसरे चरण में
मुद्दा क्या बना होगा, आपको क्या लग रहा है? क्योंकि ना यहां किसानों का मुद्दा चला है, ना यहां पर धार्मिक मुद्दा चला है। हां, कहीं ना कहीं जाति का मुद्दा जरूर चला है, कहीं ना कहीं बात की गई है जातिवाद की। राघव, देखिए, आपको बता दें, अभी समाजवादी पार्टी के मेरे नेता जो मौजूद हैं यहाँ पर, उन्होंने बताया कि बहुत शालीन और सभ्य व्यक्ति हैं हमारे मुख्यमंत्री रहे पूर्व में अखिलेश यादव जी, जो सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। पूरे प्रदेश की मीडिया ने एक अभी विषय दिखाया, एक सभा में अपने मुख्यमंत्री जी जो रहे सपा के पूर्व, अखिलेश यादव जी कह रहे थे, ए पुलिस, ए पुलिस, ए पुलिस, पुलिस पुलिस से बड़ा बदतमीज कोई नहीं है। ये क्या सभ्य और शालीन व्यक्ति की निशानी है? आता हूं, आपसे जवाब दूंगा। बिल्कुल, आपने दिखाया, आपकी मीडिया ने दिखाया, जिस आपको अखिलेश पूरा मौका आपने मिलेगा। ही मीडिया में दिखाया। आप आवाज उठा जवाब रहे हैं। दीजिए, जवाब। पहले आप अपने मुख्यमंत्री की भाषा शैली देखिए। आप जवाब दीजिए। एक आप अपने जावेद मुख्यमंत्री जी, की जावेद जी, पूरे प्रदेश का जावेद मालिक जी, है, बात का उसकी जवाब भाषा दीजिए। शैली देखिए। पहले आपके आप मुख्यमंत्री- किसी के ऊपर आवाज नहीं, उंगली उठा रहे हैं, जावेद पहले जी, जवाब उंगली दीजिए। आपकी तरफ है। आप जवाब कई दीजिए। तमंचावादी ए करते हैं, पुलिस, कई ए आप ये पुलिस, बताते ये किस मुख्यमंत्री की पुलिस, भाषा जावेद शैली जी, होनी आप चाहिए? ये कहते हैं चिलम जी। ये इस प्रश्न का जवाब मुख्यमंत्री की दीजिए। भाषा शैली आपके होनी अखिलेश चाहिए यादव जी कि मुख्यमंत्री 10 मार्च के बाद हम चिलम गर्मी जी कह निकाल रहे हैं। देंगे। ये किसी मुख्यमंत्री की भाषा शैली आपके होनी चाहिए। सरल आप अगर शब्द- इस- आपको मौका दे रहा हूं, जावेद जी, आप आता हूं आपके बात से- पास। आप बात आप सुनिए। इस बात से जावेद अगर जी, आपके पास मानते हैं सरल कि और मुख्यमंत्री की जावेद भाषा जी, होनी चाहिए कि वो सरल- तमंचावादी जावेद है। जी, मैं आपके पास वो आ रहा हूं। लाल टोपी से कोई ये कहा जाता है कि ठीक ये है। खतरे की घंटी है। हाँ। ये किसी मुख्यमंत्री की भाषा शैली आपके होनी चाहिए। अखिलेश आपको यादव जी लगता है योगी जी क्या? को कह रहे हैं आप चिलम किस जी। कदर से इल्जाम लगाते हैं? आपके आप अपनी अखिलेश भाषा जी- शैली देखिए। आपके आप अखिलेश हर जी जगह योगी में जी बात को- करते हैं ठीक कि है। अभी बुलडोजर चलेगा, बिल्कुल बुलडोजर चलेगा। सरकार के नहीं, वो चलाएंगे। माफियाओं की बात करते माफियाओं हैं। का चलेगा। सुनिए, फिर कह रहा बात हूं पूरी मैं। कर लें दीजिए। जावेद जी, आता हूं आपके ए पास। पुलिस का जवाब दीजिए जल्दी आप। राघव जी अपनी बात पूरी कीजिए। ए पुलिस, ठीक है। दूसरा विषय, आपके अखिलेश यादव जी, योगी जी उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री हैं, उनको लोगों ने बनाया, जनता ने चुना। तो इस ठीक है? बाकी लोगों को तो जो मुख्यमंत्री बने थे सुनिए, उनको बात कोई और सुनिए, बनाता है क्या? बात अच्छा, सुनिए, मेरा एक छोटा बात सा सुनिए, मुद्दा है। सुनिए, अखिलेश जी को आपके उन्होंने अखिलेश बनाया, जी, तो योगी जी सुनिए, को बनाया। आपके सुनिए, अखिलेश जी, जावेद, आपके अखिलेश सुनिए। जी उनको कह रहे हैं चिलमची, कह रहे हैं चिलमची को गोरखपुर वापस भेजने का जनता काम करेगी। 2017 में जब आपकी ये भाजपा की सरकार बनी, उससे पूर्व आपकी समाजवादी पार्टी की सरकार रही, अगर आपने विकास पे काम किया, सुरक्षा पे काम किया, शिक्षा पे काम किया, तो जनता ने आपको क्यों नकारा? और आज जब चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश का 2017 में, तो 52 विधानसभा सीटें कानपुर बुंदेलखंड की जो थी, उसमें 47 भारतीय जनता पार्टी ने जीतने का काम किया। और आज जो बुंदेलखंड की सबसे बड़ी योजना मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चली, हर घर नल हर घर पानी, पानी की समस्या को दूर करने का बुंदेलखंड में जो काम किया, वो उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया। देखिए, आप भी तो अपने काम मुख्यमंत्री, के सर- काम की आपके बात अखिलेश यादव कीजिए। जी- आपने रिपोर्ट आपके का- ऊपर रिपोर्ट का- आपके आपके अखिलेश सुनिए, यादव सुनिए, जी किसी को जावेद जी, आता हूं आपके पास। जावेद जी, जावेद जी, आपने- कांग्रेस का निर्मल जाइए, भारत की योजना आप चुनाव में आप मुद्दों से- काम कर रहे हो। असल मुद्दों से आज मुद्दों तक पे बात होगी। मनमोहन सिंह का पैसा का खर्चा करवाए आप लोग। सब्जेक्ट क्या है? तीसरा चरण हो चुका है, आगे भी 4 चरण है। जनता आपको सुन रही है, देख रही है। एक और छोटी जहां सी तक बात। आपकी बात पहुंच रही है, आप क्या मुद्दे क्या है, असल मुद्दे क्या है, जनता की नब्ज क्या है, आखिर वो चाहती क्या है? एक छोटी आज हम सी उसकी बात बात अपनी- पे उतरे, एक छोटी सी बात इसलिए रख रहे हैं। डिबेट कर रहे हैं। एक छोटी सी हाँ। बात रख रहे हैं। समाजवादी पार्टी को जिस तरह कहा जाता है, और मैं मानता हूं सत्य भी है, एक यादव विशेष वर्ग की पार्टी थी जिसकी स्थापना हुई, आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने की। उत्तर प्रदेश के अंदर 3-3 बार समाजवादी पार्टी की सरकार रही, लेकिन आज आपको एक ऐसे गांव का नाम बताया दे रहा हूं जिसमें सिर्फ यादव वर्ग को छोड़कर और कोई वर्ग निवास नहीं करता। उस वर्ग में भी, उस गांव में भी बिजली नहीं रही 3-3 बार सरकार होने के बाद, और उस गांव में बिजली का कराने का काम आपने 5 साल में पहुंचाई बिजली? हाँ, गांव का नाम बताओ। गांव का नाम बिठूर विधानसभा का चंद्रहंस बिठूर में गांव। बिजली नहीं थी। बिठूर विधानसभा का गांव का नाम चंद्रहंस बोल रहे गांव। हैं भैया, पूरे का पूरे कानपुर में अगर कोई गांव ऐसा नहीं जहाँ बिजली ना हो, आप या आप अपने राज्य से देखिए, देखिए, आपको पूर्ण रूप से नकार गलत किया। बात है। समझिए, गलत बात है। आप मिला, बिल्कुल आपको तथ्य ऐसा झूठ बोल रहे हो। थी। इस बार आपको क्या मिल रहा है ये देखिए। देखिए, ठीक है, हमेशा जावेद पॉलिटिक्स 52 में से 51 विधानसभा सीटें आज से पहले में भारतीय जनता पार्टी मोदी जीत रही से है। पहले 20 साल तो एक कांग्रेस काज ने छोड़ दी, किया। वही बता आज देते क्या भाई। है? एक आज आपके खाते में मौजूदा दे दी। टाइम चलो, में उनके खाते में आपको कोई क्या नहीं। मिल रहा है? आपके खाते में। आप उनके ये खाते में देखिए, कोई जनता नहीं। ने आपको ठग होने से जनता बचा लिया। बताइए कौन सी छोड़ा, कम से कम माना दे। वो कम ठग से कम कर रही है। भाजपा के मित्र माना कि देखिए, राहुल ने कहा कि लड़कियों को आपने स्वीकार किया, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ भी 10 तारीख को फैसला होगा, 10 मार्च को फैसला होगा। वही तो बोल रहा हूं, तभी तो उसको अंदर करवा दे रहे थे। उसको नजरबंद करवा दे रहे थे हमारे नेता को। तो फैल जी, आपके पास आता हूं, असल मुद्दों से पीछे हटने की कोशिश क्यों?
आखिरकार आप लोग उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर ये लड़ाई ऐसी हो जाती है। आपने जैसे कहा कि एक सीट बच गई, आप ही ले लीजिए। सीट ये नहीं ले सकते, वो जनता जनार्दन है। नहीं, इसका जनता देखिए आदित्य जी बिल्कुल सही बात है। आपने डिबेट करी उसमें बिल्कुल में बहुत दम है। ये स्याही जब लगती है ना, जब वोटर जाता है बिल्कुल नहीं, आप देखिए तो ये उसकी पहचान पावर होती है, वो बताती है कि किसको सीट मिलेगी। देखिए आदित्य जी, जब ये इनका ओवर कॉन्फिडेंस देखिए, इनको ये मालूम ही नहीं है प्रदेश में कि प्रदेश में जनता ने परिवर्तन की बयान बना चुकी है। देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश में आदित्य जी सबसे बड़ा मुद्दा जो आपने कहा बहुत अच्छी बात है, सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी। ठीक है। उसके बाद सबसे बड़ा अगर युवाओं को बेरोजगारी है, उसके बाद इस देश में जो विकास है वो पूरी तरह से पिछड़ चुका है। आप देखिए हम आज उत्तर प्रदेश में 25वें 26वें पायदान पर हम लोग आ चुके हैं। हम इस पर डिबेट नहीं कर रहे, इनके मुख्यमंत्री इस पर डिबेट नहीं कर रहे। केंद्र में आपकी दोबारा सरकार है, उसके बावजूद सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, आपके केंद्र में सरकार है, आप बता दीजिए, आप भाजपा के प्रवक्ता हैं, आप बता दीजिए कि आपने जो यहां पे बिजनेस समिट कराया, अरबों रुपया खर्चा किया, एक बड़ा उद्योग मैं आपको चैलेंज करता हूं उत्तर प्रदेश के अंदर, आप बताइए जो आपने युवाओं के लाए हो, आप बताइए कि हमारी जो बेटियां हैं यहां से पढ़ पढ़ के हमारा युवा पलायन कर रहा है, हमारा मजदूर पलायन कर। अभी आप कह रहे थे विकास की, हम अभी आदित्य जी आपको बताते हैं, जब कोरोना काल आया, दूसरी लहर आई, आपने देखा था कितना विभत्स रूप था। आप कह रहे हो कि विकास हुआ, आप लोगों के पास ऑक्सीजन नहीं था। आदित्य जी ऑक्सीजन नहीं था, अस्पतालों में बेड नहीं था, देखिए मैंने लोगों के पास अपने परिजनों को जलाने के लिए लकड़ी नहीं थी। इस प्रदेश की और मुख्यमंत्री और उनकी सरकार बिल्कुल नेपथ्य में जा चुकी थी उस टाइम। तो कहीं ना कहीं जनता नंबर 1 की हेल्थ जो व्यवस्थाएं हैं, स्वास्थ्य सेवाएं दे सकता है हेल्थ सर्विस में, जो नंबर 1 पे था ना, वो भी औंधे मुंह नीचे गिरा हुआ था। हम भारत की क्या बात करें, आप इसको देखिए, एक मिनट देखिए, सच्चाई से इनकी सरकार, केंद्र की सरकार, प्रदेश में की सरकार, हाँ तो लेकिन जनता असहाय हो चुकी थी। यहाँ तो WHO प्रदेश का मुख्यमंत्री बिल्कुल असहाय हो चुका होगा, गवर्नमेंट की तारीफ WHO ने की थी। हालांकि मैं उस पर नहीं आता हूं, बात करते हैं कि क्या कुछ प्रबंधन किया गया था उस वक्त। बिल्कुल प्रबंधन नहीं था। आपने देखा किस तरह लोग ऑक्सीजन के लिए भटक रहे थे, अपने परिजनों को अस्पताल में दम तोड़ता हुआ देख रहे थे। आपने खुद देखा, आप तो साक्षात देख रहे थे, आपके चैनल से दिखाया जा रहा था। आप सही बोल रहे हैं यहां पर, लेकिन वो कहीं ना कहीं अगर बात की जाए, आपकी सरकार बहुत टाइम से, आपने CHC PSC बनाए, जो बुनियादी ढांचा था, ठीक है, मैं बिल्कुल सहमत हूं आपके बात से, आपने बहुत काम किया। लेकिन अगर बात की जाए इतने बड़े देश में जहां 130 करोड़ से ज्यादा लोग वास करते हैं, ऐसे में यूपी जहां पर इस वक्त 25 करोड़ के आसपास आबादी है, एक पूरा देश है पाकिस्तान, इतनी आबादी वहां की है, और ऐसे में वहां पर प्रबंधन कर लेना, वहां पर किसी तरीके से लोगों तक दवाइयां पहुंचा देना, लोगों तक राशन पहुंचा देना। आप जानते हैं तुफैल जी, आप जमीनी नेता, आप ये भी जानते हैं कि कितना गरीब है यहाँ, कितने 6.5 लाख गांव है। अगर बात की जाए देश की तो 6.5 लाख, और यूपी में आप समझिए। आदित्य जी तो हमें इस बात का तो थोड़ा ये आदित्य जी रखना चाहिए। मैंने गांव में देखा, क्योंकि मैं देहात क्षेत्र की राजनीति करता हूं, घर घर जाता हूं, आंकड़े सरकार ने छुपाए, मौत के आंकड़े छुपाए हो सकता इस सरकार ने। और सुनिए, आप गांव में लोग बगैर दवा के मर रहे थे, लोग डॉक्टर नहीं जा रहे थे, और जिस तरह से लोगों ने अपने परिजनों की लाशें गांव के नहरों किनारे छोड़ा। तो आप मानते हैं कि क्या कोरोना ही मुद्दा बना होगा? बिल्कुल नहीं, लोग भूले नहीं है। अब आप देखिए, आवारा जानवर मुद्दा है इस प्रदेश का है, आप देखिए इससे सरकार क्या कर रही है। ठीक है, देखिए आवारा जानवर, मैं गांव में जब प्रचार करने जाता हूं, किसान कह रहे हैं कि भैया हमारी रात में पूरी फसलें बर्बाद हो जाती हैं, हम अगर आवारा जानवर भगाते हैं या कुछ करते हैं तो पुलिस हमको बंद कर देती है। कोई सरकार, और देखिए ये गौ माता की बात करते हैं, गौ माता की बात करते हैं, पूरा गौ माता का सारा पैसा खा गए। गौ माता, इन्हीं के जो गौशाला बनी थी, इन्हीं के भाजपा के नेता, इनके प्रबंधन करने वाले लोग उनका पैसा खा गए, और गौ माता आपने देखा वही गौशाला में दम तोड़ दिया बगैर चारे के। और आपने बहुत विभत्स रूप देखा होगा कि इस अधिकारियों ने JCB मंगाकर जिंदा गांवों को वहां दफना दिया। ये भी इन्हीं के काल में हुआ, जिसके लिए ये वोट मांग के आए थे। और गंभीर है, और लेकिन ये गंभीर मुद्दे जनता भूली नहीं है। आज आप रोजगार की बात कर रहे हैं, रोटी से जुड़ा मुद्दा है। घर की बात करें, उस गरीब से पूछिए जिसके सर्दियों में या बरसात में जिसके पास छत नहीं होती। मैंने देखा है लखनऊ के, जब निकलता हूँ ग्रीन बेल्ट से होकर के, तो सुबह जब मैं लखनऊ जॉब कर रहा था, उस वक्त मैंने देखा है, ठिठुरते हुए लोगों को देखा है मैंने। उनके पास रजाई नहीं, कंबल नहीं, ऊपर छत नहीं, और समझ जाइए ओस ऐसी सर्दी में, मतलब सुबह का वक्त। तो
क्या अब असल मुद्दों पे हम लोग बात करेंगे? तो फैज जी बस यही बात है, बिल्कुल, बिल्कुल क्योंकि करेंगे। आपकी जो सरकार है, मैं आपको बता दूं 32 साल से नहीं आई है यूपी में। जी। उसका एक बहुत बड़ा कारण है मंडल कमीशन। ठीक है, नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपको देखिए, मानना पड़ेगा ये बात। सांप्रदायिकता, हाँ। यहाँ पे जो ये हिंदू हावी हुई है मुसलमान कहीं का ना ध्रुवीकरण किया गया, माई फैक्टर, मैं इसको स्वीकारता हूं। माई फैक्टर और जो और मंडल रियल कमीशन फैक्टर के ने बाद में आपको कहीं जातिगत आने नहीं राजनीति दिया। करी गई, क्योंकि ये आपको मानना कांग्रेस पड़ेगा। ने देखिए, हाँ। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश को जो बनाया, हाँ। आपको एक आंकड़ा देते हैं। हाँ। जब हमारी सरकार, नरेंद्र तिवारी जी आखिरी मुख्यमंत्री थे, हाँ, बिल्कुल। आप आंकड़े उठा लीजिए। हाँ, हाँ, बिल्कुल। हमने 200 छोटी बड़ी स्मॉल लघु 200 छोटी बड़ी मिलें हमने रखी थी, छोड़ी थी इस प्रदेश के अंदर। 5 बड़े बिजली घर नरेंद्र तिवारी के टाइम में छोटे थे। सपा की सरकार आई, हाँ, सपा की सरकार। और आपने देखे, हाँ। जितने बुनकर मिले थी, हाँ। वो सब बेच दी गई, उनकी जमीनों पर कब्जा हो गया। ये सपा सरकार में हुआ, देखिए, और उसके बाद इनकी सरकारों में भी हुआ। बिजली घर बंद हो गए, हाँ। और उसके बाद, हाँ। इसके बाद कोई भी बड़ा उद्योग हाँ। इस प्रदेश के अंदर आया ही नहीं। ठीक। आज जो इनके मित्र हैं, जी। जो जिनको ये पूरे देश के अंदर कर रहे हैं और उनका आर्थिक फायदा पहुंचा रहे हैं, इनके मित्रों ने, चाहे अंबानी हो, अडानी हो, कोई भी हो, आज भी उत्तर प्रदेश में उन्होंने हिम्मत नहीं जुटा पाए कि एक बड़ा उद्योग लगा दे जहां पर कम से कम 5 से 10 हजार हमारे युवाओं को नौकरी मिल सके। नहीं है कहीं पे। आप देखिए, हम जब भी विकास की बात करने लगते हैं डिबेटों में, आपके जरिए बहुत अच्छा मुद्दा है और मैं आपकी तारीफ करूंगा, लेकिन जब हम लोग बात करना शुरू करते हैं तो ये हमेशा हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, इन पे ले जाते हैं जो असल डिबेट मुद्दे को। पीछे छूट जाते हैं। बिल्कुल। ठीक। और कहीं ना जावेद कहीं जमील ये से अच्छी जवाब बात है दे कि देते ये डिबेट हाँ। हमारे रोजगार पे होना चाहिए, हमारी सुरक्षा पे होना चाहिए, हाँ। हमारे बच्चियों पे होना चाहिए, बात इसकी हमारी होनी स्वास्थ्य चाहिए। पे, स्वास्थ्य सेवाओं पे होना हाँ। चाहिए, हमारी शिक्षा का स्तर क्या हुआ, इस पर डिबेट होनी चाहिए। हाँ। लेकिन हम कहीं ना कहीं इनके ही लोग हाँ। जब रैलियां करते हैं, मुद्दों को भटका देते हैं। देखिए, जब एक प्रदेश का मुख्यमंत्री जब कहेगा कि हम 10 तारीख के बाद गर्मी निकाल देंगे, तो कहीं ना कहीं नीचे स्तर का कार्यकर्ता भी वो भाषा बोलना शुरू कर देता है। अभी आपने कहा इनकी और इनकी दोनों की बात करी, मैं कहना चाहता हूं दोनों की राजनीति नफरत भरी है। अच्छा, देखिए, ये जब इनकी सरकार आती है तब चलिए, भी ये अब वही जवाब ले करते लेते हैं, जावेद- और जब भी जावेद इनकी जी से। सरकार आती है, जावेद भाई की सरकार आती जावेद जमील है, जी। और अगर भूल बस आ भी गई, राजनीति करते हैं, आपने मिले बंद करवा दी, कोई नया उद्योग नहीं ला पाई यूपी में। कुल मिलाकर के आपकी सरकार का देखिए, कामकाज ठीक नहीं था। हमारे हाँ। कांग्रेस के प्रवक्ता है, हाँ। अब उन्होंने एक इल्जाम लगाया है कि हमने लेकिन 2017 में साथ ही लड़े थे आप मिलकर के दोनों। ठीक है, परिस्थितियां राजनीति में होती हैं, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। परिस्थितियां वक्त के साथ बदलती रहती हैं। भाजपा ने भी मुफ्ती सईद की बेटी के साथ, महबूबा के साथ गठबंधन करके सरकार बनाई थी पीडीपी के साथ। आज वो उनके लिए साथ में नहीं है, तो ये परिस्थितियों पे डिपेंड करता है। ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। मेरा भी घर दूसरी शीशे है, का। दूसरी चीज, जैसे नहीं हमारे चलाएंगे। भाई कांग्रेस प्रवक्ता ने भी इल्जाम लगाया कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी में विकास नहीं हुआ, कोई भी ऐसी योजनाएं नहीं आई। तो मेरे ख्याल से ये बहुत हास्यास्पद बयान है। हमें लगता है कि जितना विकास शायद अखिलेश यादव जी की सरकार में हुआ, आजादी के बाद से हम अगर आंकड़े ले लें तो शायद किसी की भी सरकार में नहीं हुआ। वो अपने शहर से भी अगर देखना चाहें, हमारे प्रवक्ता जो बैठे हैं वो भी अगर देखना चाहेंगे तो नजरिया बदले। आपको विकास जब दिखेगा जब आप अपना नजरिया बदलेंगे। कोई भी चीज देखने का आपका नजरिया होना चाहिए। अगर निगेटिविटी आप सोचेंगे तो कभी नहीं हो पाएगा। आप देखिए, कहीं पे निकल जाइए, नवीन मार्केट है, कहीं है मेट्रो है, दुनिया भर की एक, हम तो योजना ही नहीं गिना रहे, कुछ नहीं गिना रहे। आप अपने आप से देखिए, बीजेपी लाई है, बीजेपी नहीं, हालांकि पहले आपने शिलान्यास किया था। शिलान्यास सबसे पहले चीज आप तो खुद भी जानते हैं कि प्रोजेक्ट, लेकिन बाद में एनओसी नहीं मिली थी केंद्र सरकार। ठीक है, लेकिन शुरुआत, सोच सबसे पहले आपका विजन जब नहीं होगा, बात समझिए। हम आदमी को पकौड़े पर तलना सिखा रहे हैं कि ये आपका रोजगार है, एक आदमी कह रहा है कि हम लैपटॉप बांटेंगे, यानी कि दोनों के विजन में फर्क है। पहले आप सोच तो उसकी डेवलप कीजिए कि हमें किधर जाना है। जब हमारी सोच ही नहीं है तो बात ही खत्म हो गई। दूसरी चीज, समाजवादी पार्टी ने कभी भी नफरत भरी राजनीति की ही नहीं है। अगर नफरत भरी राजनीति की होती तो शायद हमारा आपसे कभी समझौता नहीं होता। और दूसरी चीज, एक और बात बता दिए, कैराना का लोगों का, हिंदुओं का पलायन करना और पुलिस का, जावेद भाई, सबसे ज्यादा मुसलमानों मुकदमे आपके शासनकाल में लगे, जेलों में बंद हैं। भाजपा ने तो अपने लोगों छुड़ा लिए। सुन लीजिए, आप अगर आंकड़े उठा लिए जावेद भाई ईमानदारी से, आप देखिए सबसे ज्यादा जो दंगे हुए वो आपके शासनकाल में हुए। दंगे और जब सुनिए जावेद भाई, जब दंगाई सत्ता में आ गए, जावेद भाई जब दंगाई सत्ता में आ गए तो वो दंगे बंद हुए। उसके बाद बड़े स्तर पर मुसलमानों पर हमले होने शुरू हुए उत्तर प्रदेश के अंदर। देखिए, बड़े स्तर पर इस बात को आप नकार नहीं सकते हैं। कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और
ये भाजपा है, ठीक है। कहीं ना कहीं अब एक हम इनका आपको एक धार्मिक। छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं। आपने कहा कि समाजवादी पार्टी के टाइम में हाँ। सबसे ज्यादा दंगे हुए। जी। हाँ। अब उत्तर हमें प्रदेश में छोटी- 700 दंगे, एक- एक- 700 दंगे एक- समाजवादी सुन पार्टी की लीजिए, सरकार। एक हाँ। छोटी सी मिसाल दे हाँ, रहे जी। अभी इससे पहले हाँ। उत्तर प्रदेश को छोड़ के हम लोग बंगाल में जा रहे हैं। जरा हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। बंगाल में चुनाव था, आपको लगा स्थिति बता दूंगा मैं आपको। सुन लीजिए, चुनाव के बाद आपको लगा होगा हिंदू खतरे में है। हाँ। और डेली न्यूज आती थी, आज हिंदू यहाँ मारे गए, आज यहाँ मारे गए, आज यहाँ मारे गए। जिस दिन से चुनाव खत्म हुआ, ममता जी वहां की मुख्यमंत्री बनी, आज आप एक भी न्यूज कहीं कोई बता दीजिए कि हिंदू खतरे में या लोग मारे जा रहे हैं। आप ये क्या है? थोड़ा बात पीछे समझिए, जाए, अगर आप बात थोड़ा पीछे समझिए जाएंगे, ना, अब हम आपने आपको जिक्र इसलिए कर दिया बताना चाह हालांकि, रहे हैं। तो मुझे थोड़ा यहाँ सा। बोलना पड़ेगा। जी। 1.5 लाख बंगालियों ने अपने घरों को छोड़ा है, वो असम में जाकर के रहने लगे। वो कंडीशन थी, पुलिस मुकदमे नहीं दर्ज कर रही थी, वहां की चुनाव के बाद की वो स्थिति थी। आखिर क्यों मार रहे हैं एक दूसरे को? है तो यहीं के। तो ये तो जो सवाल- नफरत की राजनीति कर रहे हैं, आप उनसे पूछिए ना। हमारा ये मुद्दा वही ममता कोई बनर्जी नहीं है, संसद के अंदर एक हमारा- लेकर हमारा एक ये पेपर हमारा स्पीकर ये के मुद्दा सामने कभी नहीं फेंक होता देती है। है। हमने- आदित्य आप जी, ये तो भारतीय जब जनता से पार्टी कांग्रेस को आई, पूछता हूं, आप इस धर्म की देश के राजनीति अंदर- कर रहे हैं, जो मजहब की राजनीति कर रहे हैं। हम तो धर्म की राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम तो 300 यूनिट बिजली फ्री की राघव बात जी कर एक रहे बात हैं, बताइए, हम तो गन्ना के आपकी कानून की पार्टी बात कर कहती रहे है, हैं, आपके हम तो मुख्यमंत्री MSP की बात कहते कर रहे हैं, हैं। ठीक एमएसपी पे भी आ जाता हूं अभी। आपकी पार्टी कहती कि हमने गुंडों को बाहर का रास्ता दिखा दिया, अपराधी जो है राज्य छोड़ के चले गए हैं, या तो ऊपर चले गए, राज्य छोड़ के चले गए। और एक ऑपरेशन लंगड़ा भी चला था आपकी तरफ से, जिसमें पैर पे गोली मार दी जाती थी जब भी मुठभेड़ होती थी पुलिस से। और वो ऑपरेशन हाफ कह लीजिए, ऑपरेशन लंगड़ा कह लीजिए, आप दोनों ही बातें कह सकते हैं। दूसरी चीज, कुछ अपराधी थे जो कहते हैं भैया हमको जेल में डाल दो, हमें बेल नहीं चाहिए, मतलब ये भय था। लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ऐसा कहती रही कि आप हमेशा पक्षपात करते हुए अपने फायदे के लिए इस तरीके की कदम उठाते रहे। आपके फायदे के लिए अगर कोई अपराधी अच्छा है तो उसके साथ कुछ नहीं, अगर आपके नुकसान के लिए है तो वो सफाया हो जाता है उसका। ठीक है, समाजवादी पार्टी ने हमेशा, क्योंकि ये मुद्दा है, मुद्दा है, महिलाओं के मुद्दे लिए भी पे मुद्दा बात है, होगी। पुरुषों के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी है, बात मुद्दे क्योंकि पे। जब भी किसी के साथ अपराध होता है तो ये प्रश्न लाजमी है। अतीक अहमद और मुख्तार अंसी जैसे, हाँ। मुख्तार अंसारी से बाहुबली अपराधियों पर आज तक मुख्यमंत्री रहते हुए किसी सरकार ने हाथ डालने का काम नहीं किया। सुन धनंजय सिंह बराला आपने, धनंजय सिंह बराला। लीजिए, सुनिए, बोल लीजिए। आपके धनंजय सिंह, हम आपके मेरी बात सुनिए। जात का भी बताएंगे, सुन लीजिए। इन दो नामों के ब्रजभूषण अलावा सिंह, क्या एक किसी- सुनिए, किसी जावेद कोई और जमीली बात सुनिए। बाहुबली है कि नहीं है? ब्रजभूषण सिंह, बात सुनिए। धनंजय सिंह, ब्रजेश सिंह जी। ये आपके मुख्यमंत्री के सजाती है, इन पे जो बुलडोजर क्यों नहीं चला? ओम आदित्य जी ने ही आप दिखाया, बताइए। हाँ। ओम आदित्य जी ने ही दिखाया। औरैया में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष दीपू सिंह चौहान जी ने पुलिस में घुस हाँ, उनके खिलाफ कार्रवाई करने का पुलिस- काम किया। हाँ, ठीक है। मुख्यमंत्री जी ने उस पर FIR कराकर उसको जेल भेजने का काम किया है। उनके बेटे और उन पर, ठीक। मुख्यमंत्री जी ने साफ कहा, ठीक। किसी वर्ग का हाँ, हो, अपनी बात किसी सुनिए। धर्म का हो, हाँ। तो एक अगर अगर वो देखिए 100 को छोड़ के एक को अगर उन्हीं ने किसी के ऊपर FIR लिखवा दी तो आप उसको इस आज की डिबेट अच्छा, में आप इस आपने बात को उसको स्वीकार नहीं मुद्दा करते बनाया। हैं कि मुख्तार और ये अंसारी चार ऐसी- सौ नहीं, मुख्तार- अपराधी अगर जान लेते हैं, अपराधी करेंगे। सुनिए, मुख्तार अंसारी मुसलमान है, अतीक अहमद मुस्लिम है, अगर इन पे कार्रवाई करेंगे तो हिंदू मतदाता खुश होगा। ठीक है। सुनिए, देखिए, अगर कार्रवाई करनी है, इतने आप भय मुक्त समाज बनाना चाहते हैं तो धनंजय सिंह में करिए, आप ब्रजभूषण सिंह पे करिए। जनता अब इनकी कोई बात सुनने को राजी नहीं है। ये 10 मार्च को इनको बिल्कुल क्लियर हमारे कानपुर में छत्री विधायक रात दिन क्या कहते हैं मौरन, आपको मालूम है? नाम लीजिए। आपका विधायक है जो आपका अमित सांगा, आपका उसके लोग भूख हड़ताल करते हैं, मिट्टी करते हैं, बालू खनन करते हैं, हिम्मत है, हिम्मत है, आपके मंत्री को जेल भेज दो। विकास की गंगा बहाने का जोर से काम विकास किया है। गंगा, हमें कल ही आए, पूरी टूटी सड़कें हैं, जाके देखो जावेद जी, आपके विधायक जी जावेद जी, तो आपके विधायक जी तो शांत रहे आप चुनाव लोग। जब विधायक थे हाँ। तो दारू पी के मुंह दिया करते थे गाड़ी में। आपके इस वो तरह की विधायक थे भाषा- इस तरह समाजवादी की पार्टी की भाषा सरकार नहीं। में। भाषा मर्यादित भाषा। आप ये देखिए, मर्यादित आपके भाषा। विधायक क्या कर रहे हैं, पहले उनकी मर्यादाओं पर देखिए। मेरी बात सुनिए। हाँ, तो पहले देखिए, अपराधी अपराधी होता है, उसकी जात और धर्म नहीं इससे होता आगे है। बढ़ते हैं, थोड़ा इससे आगे बढ़ते हैं। आगे आने वाला जो चरण है, चौथा चरण, इसमें अवध की बहुत सारी सीटें हैं। ऐसे में बीजेपी के पक्ष में वोट पड़ता हुआ नजर आ सकता है, हो सकता है पड़े। पिछली बार जैसा हुआ था 2017 में। क्या कुछ आप लोगों ने उन क्षेत्रों में जाकर के उनकी समस्याएं देखी हैं? क्या कुछ मुद्दे हो सकते हैं? तो फैल जी। जी देखिए, हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में गए हैं, शहरी क्षेत्रों में गए हैं। हम आपको बता दें कि हम जिस क्षेत्र में रहते हैं, कल्याणपुर विधानसभा में, वहाँ से राज्य मंत्री हैं। विकास के नाम पर आज भी वहाँ पर पानी भरा हुआ है, गलियों में पानी भरा है और कोई विकास की गंगा बही नहीं।
और हमारी राज्य मंत्री हैं निर्मला कटियार जी, वो 5 साल क्षेत्र में दोनों दर्शन नहीं कराए। और देखिए, जब हम ग्रामीण क्षेत्रों में जा रहे हैं, कल जैसे भाई हमारे भाजपा के मित्र ने कहा कि बिठूर में बहुत विकास हुआ, हम लोग लगातार, मैं कल ही बिठूर विधानसभा से लौटा हूं, गांव की हालत इतनी बुरी है सड़कों की कि वहां आप चल नहीं सकते हैं। आपके आदित्य जी आप जाइए वहां पर, तो आप अपनी गाड़ी से चल नहीं सकते हैं। विकास की बात आप कर रहे हैं, आपके विधायक ने, आपके लोगों ने सिर्फ मिट्टी खोदने का, बालू खनन का और लोगों के प्लाट पे कब्जा, मकान पे कब्जा, जमीन कब्जाने का काम किया। कांग्रेस पार्टी के अजय कपूर जी भूमाफिया रहे, तो आप बताइए, भूमाफिया रहे, जेल भेज दिया आपने। अगर भूमाफिया रहे, आपकी सरकार है, 5 साल सरकार है, आप भूमाफिया बाहुबली रहे, बाहुबली आप किसको कहते हो? जो हत्याएं करे अजय कपूर जी के ऊपर, अजय कपूर के पास सुनिए, आपका अगर बाहुबली है तो उसके ऊपर कोई हत्या मुकदमा है? अच्छा, निष्पक्ष बताइए। उससे ज्यादा तो आपका जो विधायक था वो ये कह रहा है कि कांग्रेसियों को डंडे से मारो, गोलियों से ना मारना। मेरी बात सुन, अब आप उसका समर्थन कर रहे हैं, आप देख लीजिए, आप उसका बात का समर्थन कर रहे हैं। सुनो अपराधियों को, सुनो, अच्छा ये अपराधी नहीं है, इसके ऊपर मुकदमे दिखवा लीजिए आप बताइए किसके साथ अपराध किया? आप देख लो, उसका आंकड़ा उठा लो, आपने हम आंकड़ा आप देंगे, डिबेट के बाद से आंकड़ा ले लीजिए। सुनिए, 8 बड़े मुकदमे हैं, 8 बड़े मुकदमे हैं, सुनिए, उसके बाद 8 बड़े मुकदमे हैं। अब बहस को बात ले जाइए। सुनिए, आप आइए, आप स्वास्थ्य सेवाओं में फेल हो चुके हैं। कोरोना सुनो, मेरी बात, अरे मेरी बात सुन लो, अगर कोरोना काल में आपने निःशुल्क लगाया होता तो दूसरी लहर और ये तीसरी लहर नहीं आती। मेरी बात सुन लो भाई, मेरी बात सुन लो, और उसके बाद सुन लीजिए, आप शिक्षा के क्षेत्र में फ्लॉप हो चुके हैं, रुक जाइए, आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में फ्लॉप हो चुके हैं, आप युवाओं को रोजगार के देने के क्षेत्र में फ्लॉप हो चुके हैं। जी वो तो कहते हैं हमने ऑक्सीजन प्लांट लगवा दिए यूपी के अंदर। अब आप देखिए, दूसरी लहर में थी ऑक्सीजन, लोग ब्लैक में ले 50-50, 60-60 हजार रुपए में ब्लैक में ले रहे थे। ये आपकी बात कहां ऑक्सीजन प्लांट, लेकिन अब उन्होंने लगवा दिए। अब लगवा दिए, अभी भी अगर भगवान न करे, भाई साहब, आदित्य जी, अगर भगवान न करे कोई ऐसी महामारी दोबारा आ जाए, ये हाथ पे हाथ इनके मुख्यमंत्री तक बैठ जाएंगे और कहेंगे सिलेंडर ऑक्सीजन हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है ही नहीं। देखिए, ये हाथ पे हाथ धरने वाली बात सरकार है, और जब समय आता है तो बड़े बड़े झूठे आंकड़े पेश करते हैं जनता के सामने, और जब जनता अपने मुद्दों पे आती है तो ये डिबेट करते हैं हिंदू मुसलमान, ये बात करते हैं कैराना पलायन की बात करते हैं। अरे रोजगार की बात करो, आपने कितने आंकड़े दी इसकी बात करो, आपने स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या काम किया इस पर बात करो, आपने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया इस पर बात करो, आपने उत्तर प्रदेश में कितने रोजगार लगाए इस पर बात करो। बताइए, एक बता दो, हम आपको चैलेंज करते हैं, एक बता, जवाब दीजिए, जल्दी जवाब दीजिए। 7 मेडिकल कॉलेज की स्थापना, अरे रोजगार बताओ, आपने शिक्षा की बात की, स्वास्थ्य शिक्षा की बात की, वो भी देखिए। मेडिकल कॉलेजों की स्थापना, कौन सी मेडिकल कॉलेज स्थापना कर दी? मेडिकल कॉलेज कहां का बता दो, आप नाम बना दो। आगरा, वो तो पहले बना हुआ था मेडिकल कॉलेज, स्थापना मुख्यमंत्री जी के अरे वो तो अगर मेडिकल कॉलेज में आप कहो कि हमने ये बिल्डिंग बना दी, हमने स्थापना करी, अरे हेलर तो पहले से कांग्रेस शासन बना हुआ है। आपकी सुनिए, आपके पास कुछ नहीं है, आप एक उद्योग नहीं गिरा पा रहे हैं। कोरोना में सुनिए, आपने कांग्रेस ने जो बड़े अस्पताल दिए, कांग्रेस ने जो बड़े अस्पताल दिए वो आपने मेडिकल नहीं कर पाए। सुनिए भाई, ये राशन जो है ये कांग्रेस शासन से बट रहा है, तो आपने नहीं दिया है। 32 किलो 25 किलो अंत्योदय बीपीएल में गरीबों को देते थे, आप इसका प्रचार नहीं करते थे। जी जावेद जी के पास मुझे आना है, लास्ट कमेंट लेना है, इतना ही वक्त है मेरे पास। जावेद जी ये बताइए कि आप लगातार बात कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम की भी आप बात करते हैं, चर्चा करते हैं, कभी ब्राह्मण की बात निकल आती है। हालांकि बात अगर की जाए अगर इसी तीसरे चरण की, तो इसमें 30 ऐसे थे, मैंने जिक्र पहले भी किया, इसमें आपको 6 मिली थी पिछली बार। इस बार आपने क्या कुछ वहां पर किया होगा जिससे आपका 2012 वाला जो प्रदर्शन था वो वापस आया होगा या नहीं आया, वो 10 मार्च को फैसला आने के बाद मालूम चलेगा। लेकिन चौथे चरण की आपकी क्या तैयारी है? किन मुद्दों के साथ आप जनसभाएं होंगी, या फिर वही राग अलापते हुए नजर आएंगे कि ये चिलमजीवी हैं, या जिन्ना निकल आएंगे, या हिंदू मुस्लिम का ध्रुवीकरण करते हुए नजर आएंगे? क्या कुछ असल मुद्दों पर चर्चा होती हुई नजर आएगी जनसभा के जरिए? देखिए, अभी कम शब्दों में जावेद जी, चौथा चरण जहां की आप बात कर रहे हैं, एक आध जिलों का मैं भी प्रभारी रहा हूं, और
काफी दौरा, मुझको भी 6 महीने से पार्टी ने काफी जिम्मेदारी दे रखी थी और सब जगह जाने का मौका मिला। जनता पूर्ण रूप से इनसे मतलब हड़ चुकी है, एक देसी लैंग्वेज में अगर कहा जाए, क्योंकि ये झूठ एक नंबर का इनका झूठ है। इनकी दूसरी चीज, कोई भी बात इनकी ऐसी है जो अपने खिलाफ ये सुनना ही नहीं चाहते। अगर कोई पत्रकार भी अगर इनके खिलाफ बोलने की कोशिश करेगा तो उसको भी कहीं ना कहीं ये सजा देने का काम करते हैं। एक आपको एक छोटा सा वाकया हम पुराना बता रहे हैं, एक पत्रकार महोदय ने वो एक बेसिक स्कूल में दिखाया होगा कि नमक रोटी बच्चे खा रहे थे, शायद आपको मालूम भी होगा कि उसके ऊपर भी मुकदमा कायम हो गया था। मतलब ये सरकार ऐसी कि अपने खिलाफ बिल्कुल भी किसी को बोलने नहीं देना चाहती। दूसरी चीज, इनके पास विजन कोई नहीं है, कोई भी मुद्दे नहीं है। पिछले 2017 में जब इन्होंने अपनी शुरुआत की थी तो जनता को ये लगता था, जैसे आपने कहा कि 2012 से 2017 तक हमारी सरकार थी, लेकिन जनता ने इनकी आशा, लोकतंत्र का ये तरीका है कि परिवर्तन उसका एक वो तरीका है, कभी हम है कभी आप है, ये हुआ करता है और ये अच्छी भी चीज है। इससे लोगों के कम से कम समझ में आता है कि हमने क्या काम किया, क्या उन्होंने काम किया। लेकिन जब जनता ने इनको पूर्ण बहुमत से लाए और ये काफी उम्मीदों से लाए थे, हमारे काम को नकार के लाए थे, हमारे एक्सप्रेसवे को नकार के लाए थे, हमारे जितने विकास के काम थे, हम विकास के काम को पसंद नहीं किया गया था उसको नकार के इनके पास लाए थे और एक आशा से आए थे। लेकिन फिर ये अपनी कसौटी पे बिल्कुल भी खरे नहीं उतरे। चाहे किसान का आंदोलन हो, चाहे किसी भी तरीके का आंदोलन हो, चाहे शिक्षकों के साथ की हो, चाहे कोई भी किसी भी विभाग में आप जाके देखिए, हर आदमी इनसे पूरी तरीके से परेशान था, जिसका रिजल्ट ये आ रहा है कि आने वाले जो चुनाव आ रहे उसमें बिल्कुल आपके अनुसार परिवर्तन हो रहा है उत्तर प्रदेश की, पूर्ण रूप से परिवर्तन हो रहा है सरकार और ये 10 मार्च को आपको पूरे तरीके से आपको साफ नजर आएगा। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि परिवर्तन होने की बात जावेद जी कर रहे हैं, राघव जी कह रहे हैं हमने बहुत काम किया है, और तुफैल जी कर रहे हैं हम वापसी कर रहे हैं 32 साल बाद, क्योंकि प्रियंका गांधी मैदान में और एक तरह से उन्होंने 40% महिलाओं को टिकट दिया है। साथ ही साथ असल मुद्दों की बात करती उन्होंने तीन तरह के आपको बताएं संकल्प पत्रों को लाई हैं, भर्ती विधान, शक्ति विधान, उन्नत विधान। अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी की तो 22 वचन की बात कर रहे हैं। आपने 7 वचन तो सुने होंगे, लेकिन ये 22 वचन की यहाँ बात हो रही, क्योंकि यहाँ 2022 चल रहा है। सीधी सी बात है, बीजेपी ने भी एक अपना संकल्प पत्र जारी किया। तो जिस तरीके से संकल्प पत्र जारी किए गए उसमें फ्री की बात भी बहुत की गई है, लेकिन जनता असल मुद्दों पर इस बार वोटिंग कर रही है और हर बार करती है। अब देखना यह होगा कि 10 मार्च को फैसले में तीसरे चरण में जो सीटें हैं, जो 627 उम्मीदवार हैं, उनकी किस्मत जो है वो बंद है ईवीएम में, वो 10 मार्च को मालूम चलेगा। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।